नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस की, मतलब सचेतनता की। इस पर आजकल काफी चर्चा होती है, तो हमने सोचा कि जरा गहराई से देखें कि ये है क्या, कहां से आया और क्यों इतना जरूरी माना जा रहा है। नमस्कार। बिल्कुल। और शुरुआत करें तो सबसे आम परिभाषा जॉन कैबट-जिन की है। उन्होंने कहा है, वर्तमान क्षण में जानबूझकर और बिना किसी निर्णय के ध्यान देना। मतलब अभी इसी पल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। हाँ, और वो भी बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा, बस जो है जैसा है उसे देखना। जैसे हम अपने विचारों या भावनाओं को दूर से देख रहे हो, उनमें बह ना जाएं। सुनने में आसान लगता है, पर शायद है नहीं उतना। और ये कोई नई चीज तो नहीं है। मुझे लगता है इसकी जड़ें काफी पुरानी है। हाँ, बिल्कुल। ये तो हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म में एक शब्द है सती। उसका मतलब ही यही है, ध्यान, जागरूकता, वर्तमान में रहना। अच्छा, सती। और मैंने पढ़ा कि इसे मूल रूप से नैतिक आचरण, मतलब शील के साथ जोड़ा गया था। ये बात आजकल कम सुनाई देती है। सही कहा। वो नैतिक पहलू अक्सर पीछे छूट जाता है सेक्युलर प्रैक्टिसेस में। जॉन कैबट-जिन ने इसे 1970 के दशक में पश्चिम में साइंस के दायरे में लाया। उन्होंने MBSR प्रोग्राम शुरू किया, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। MBSR, हाँ, ये खास तौर पर किसके लिए था? ये उन लोगों के लिए था जो क्रॉनिक पेन, मतलब पुराने दर्द से जूझ रहे थे। हाँ। ताकि वो अपने दर्द के अनुभव के साथ थोड़ा सहज होना सीख सकें। फिर इसी से MBCT भी बना। MBCT, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। हाँ, वो डिप्रेशन को बार बार होने से रोकने में काफी मददगार साबित हुआ है। ओके, तो चलिए सबसे आम तकनीक पर आते हैं, सचेत श्वास, मतलब माइंडफुल ब्रीथिंग। इसे इतना बुनियादी क्यों मानते हैं? क्योंकि सांस वो हमेशा हमारे साथ है ना, हर पल। तो ये एक एंकर की तरह है जो हमें वर्तमान में टिकाए रखता है। एंकर। और करना कैसे है इसे? बहुत आसान। बस आराम से बैठ जाइए और अपनी सांस पर ध्यान लाइए। जैसे वो नाक से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, या पेट या छाती कैसे ऊपर नीचे हो रही है, उसे कंट्रोल नहीं करना, बस महसूस करना है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि मन टिकता कहाँ है, वो तो भागता रहता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लगभग आधा समय तो ख्यालों में ही खोए रहते हैं, कुछ 47%। बिल्कुल, 47% ये स्टडी बताती है। और मन का भटकना, वो तो प्रैक्टिस का हिस्सा है। ये होगा ही। जब पता चले कि मन भटक गया है, तो बिना किसी झुंझलाहट के, बिना खुद को कोसे, बस धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आएं। अच्छा, मतलब डांटना नहीं है खुद को? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जेंटली वापस लाना है। यही बार बार करना, भटकना, नोटिस करना, वापस लाना। इसी से वो ध्यान वाली मांसपेशी मजबूत होती है। ठीक है। सांस के अलावा और कौन सी मुख्य तकनीकें हैं? जैसे बॉडी स्कैन का जिक्र था। हाँ, बॉडी स्कैन। इसमें लेटकर या बैठकर धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाते हैं, पैर के अंगूठे से शुरू करके सिर तक। इससे हमें पता चलता है कि शरीर में कहाँ क्या महसूस हो रहा है। कहीं तनाव, कहीं गर्माहट, कहीं कुछ नहीं। ये इंटरोसेप्शन यानी अंदरूनी जागरूकता बढ़ाता है। ओके। और एक और चीज थी, विचारों या भावनाओं को लेबल करना। ये कैसे होता है? हाँ, इसमें जैसे ही कोई विचार या भावना मन में उठे, उसे पहचान कर एक नाम दे देना है। जैसे मन में चिंता आई तो बस मन में नोट किया, अच्छा ये चिंता है। या कोई योजना बनाने का ख्याल आया तो प्लानिंग। जज नहीं करना, बस पहचानना। थीच नाथन कहते थे, जैसे किसी जानने वाले को देखकर पहचानते हैं, वैसे ही। बस पहचानना। और ये सब तो शायद थोड़ी औपचारिक प्रैक्टिस हुई। क्या रोजमर्रा के कामों में भी इसे ला सकते हैं? बिल्कुल, वही तो अनौपचारिक अभ्यास है। हाँ। जैसे खाना खाते समय हर कौर के स्वाद, उसकी बनावट पर ध्यान देना। चलते समय पैरों के नीचे जमीन को महसूस करना। बर्तन धोते हुए पानी का एहसास। ये सब माइंडफुलनेस ही है। एक STOP तकनीक भी सुनी है मैंने। स्टॉप, टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। किसी तनाव वाले पल में एकदम से रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकना, स्टॉप, 1-2 सांस लेना, टेक अ ब्रेथ, देखना कि अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व, और फिर सोच समझकर आगे बढ़ना, प्रोसीड। ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं फायदों की। ये सब करने से होता क्या है? क्या विज्ञान भी इसे मानता है? हाँ, बिल्कुल। काफी रिसर्च हुई है। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देखें तो तनाव, चिंता, डिप्रेशन के लक्षणों में कमी देखी गई है। खासकर MBSR और MBCT इसमें काफी प्रभावी हैं। कितना प्रभावी? MBCT के बारे में स्टडीज बताती हैं कि ये डिप्रेशन के दोबारा होने के खतरे को लगभग 50% तक कम कर सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। 50%? ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और ये असर कई बार एंटी डिप्रेशन दवाइयों जितना होता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। इसके अलावा फोकस बढ़ता है, हम भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं, और वो जो मन में पुरानी बातें या चिंताएं घूमती रहती ना, रूमिनेशन, वो कम होता है। अच्छा, और शरीर या दिमाग पर भी कोई असर? जी, शारीरिक तौर पर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, नींद बेहतर हो सकती है, और जिन्हें पुराना दर्द है उन्हें उसे मैनेज करने में मदद मिलती है। दिमाग पर भी असर देखा गया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग बदलता है? हाँ, दिमाग की संरचना और काम करने का तरीका बदल सकता है। जैसे तनाव से जुड़ा हिस्सा एमिगडाला, वो कम रिएक्टिव हो सकता है, और सीखने और याददाश्त वाला हिस्सा हिपोकैम्पस, वो मजबूत हो सकता है। एक और चीज, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये क्या है? ये दिमाग का वो नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते और मन भटक रहा होता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से इसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, मतलब मन कम भटकता है। वाह,
और सामाजिक तौर पर भी कुछ फायदे? हाँ, कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि इससे सहानुभूति और करुणा बढ़ सकती है, जिससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा आसान होता है? क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं? बिल्कुल आती हैं। अभ्यास करते समय बेचैनी हो सकती है, बोरियत लग सकती है, नींद आ सकती है, कभी कभी शक होता है कि मैं ठीक से कर भी रहा हूँ या नहीं, और कभी कभी मुश्किल भावनाएं या शारीरिक दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। तो फिर क्या करें, छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। सलाह यही है कि इन मुश्किल अनुभवों को भी उसी माइंडफुल तरीके से देखें, जिज्ञासा से, बिना जजमेंट के। ये भी अनुभव का हिस्सा है। ओके। और कुछ गलतफहमियां भी हैं शायद इसके बारे में, जैसे कि ये सिर्फ आराम करने या हमेशा खुश रहने के लिए है। हाँ, ये बहुत आम है, पर माइंडफुलनेस सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। ये हर तरह के अनुभव, सुखद, दुखद, न्यूट्रल, सबके साथ पूरी तरह मौजूद रहने के बारे में। और ये कोई धर्म तो नहीं है, हालांकि जड़ें बहुत धर्मरत है। नहीं, ये कोई धर्म नहीं है। आजकल पूरी तरह सेक्युलर यानी गैर धार्मिक तरीके उपलब्ध हैं। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कभी कभी, खासकर बिना किसी गाइडेंस के, लोगों को तीव्र भावनाएं महसूस हो सकती हैं। और वो जो हमने शुरू में शील की बात की थी, नैतिक आचरण, कुछ लोगों का मानना है कि उस नैतिक बुनियाद के बिना सिर्फ तकनीक पर फोकस करने से वो पूरी बात नहीं बनती। इसे सेक्युलराइजेशन गैप भी कहते हैं। समझने वाली बात है। तो अगर हम सार निकालें तो माइंडफुलनेस एक तरह का कौशल है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, ये हमें वर्तमान में ज्यादा टिकना सिखाता है, तनाव से बेहतर ढंग से निपटना सिखाता है, और अपने अंदर क्या चल रहा है उसे समझने में मदद करता है। और ये सिर्फ आसन लगाकर बैठे तक सीमित नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने बात की कि कैसे माइंडफुलनेस की जड़ें शील यानी नैतिक आचरण में हैं, पर आजकल उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या जानबूझकर इस नैतिक आयाम को अपनी प्रैक्टिस के साथ फिर से जोड़ने से हमारे अनुभव पर या इसके नतीजों पर कोई और गहरा, शायद ज्यादा सकारात्मक असर पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। Have you ever felt like you're living on autopilot, a passenger in your own life, watching moments fly by without truly experiencing them? What if I told you there's a hidden power within you, a secret key to unlock a world of joy and calm that you've been missing? Today, we unlock that secret. We're diving deep into the ancient art of mindfulness, a practice to bring you back to this very moment, the only one that truly exists. Imagine your mind is like a busy street in Mumbai during rush hour. Thoughts honking, worries zipping past, anxieties causing traffic jams. It's exhausting, right? Mindfulness isn't about stopping the traffic. It's about finding a peaceful spot on the sidewalk to just watch it all go by. It starts with your breath. That simple, steady rhythm you carry with you everywhere. Feel the air enter your lungs, a cool wave of life, and feel it leave, a warm release of everything you don't need. This is your anchor in the storm of thoughts. Try it with your morning chai. Instead of scrolling through your phone, just notice the warmth of the cup, the fragrant steam, the sweet taste. That's a moment of mindfulness. Or when you're walking, feel the ground beneath your feet, the sun on your skin, the sounds of the world around you. You're not just walking, you're connecting with life itself. This isn't some complicated ritual. It's about finding magic in the mundane. It's about trading your anxiety about the future and regrets about the past for the simple, beautiful gift of the present. The real magic happens when you realize you are not your thoughts. You are the observer of your thoughts. Mindfulness is your superpower. It's the art of being fully present, turning everyday moments into extraordinary experiences. By focusing on the now, you can quiet the noise, reduce anxiety, and discover a deeper sense of joy and peace that has been waiting for you all along. If this sparked something in you, hit that like button, subscribe for more magic, and share this with someone who needs it. So, until next time, keep breathing, keep noticing, and keep discovering the incredible power of the present moment. Stay curious, stay mindful. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਨ ਕਬਾਟਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਯਾਨੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਤੀ। ਸਾਤੀ। ਹਾਂ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਓਹੋ। ਪਰ ਜੌਨ ਕਾਬਟਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBSR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। MBSR ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬੇਸਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ MBCT ਯਾਨੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬੇਸਡ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50%? ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਰ ਹੈ। MBCT ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣਾ, ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਿਗਡਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਲਾਰਮ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੋਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰਸਮੀ ਅਭਿਆਸ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ 5-10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਭਟਕੇ? ਭਟਕੇਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਹੈ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਅਭਿਆਸ ਯਾਨੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੰਗ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਹੈ STOP, ਇਹ ਐਕਰੋਨਿਮ ਹੈ। STOP? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਲੱਗੇ, S ਯਾਨੀ ਸਟਾਪ, ਰੁਕੋ, T ਯਾਨੀ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੈਥ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਵੋ, O ਯਾਨੀ ਅਬਜ਼ਰਵ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ P ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੁਖਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ, ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਇਸ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੂਤ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲ ਕੱਢਣੇ, ਜਿਵੇਂ STOP ਤਕਨੀਕ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲकुल सोचने वाली गल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमारे साथ है पर हम उससे अनजान हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी की सारी भाग दौड़ का, सारी बेचैनी का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में है। एक ऐसी चाबी जो सिर्फ खुशी और शांति का ताला ही नहीं बल्कि आपकी असली शक्ति का दरवाजा खोल सकती है। आज हम उस चाबी को ढूंढने के सफर पर निकलेंगे। हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की, हर पल में पूरी तरह से जीने की कला। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक विज्ञान है जो आपके दिमाग को शांत और दिल को खुशियों से भर देगा। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए एक लड़की थी माया। उसका दिमाग हमेशा एक टाइम मशीन में रहता था, या तो भविष्य की चिंताओं में उलझा या अतीत के पछतावों में डूबा। उसकी जिंदगी एक ऐसी अंधहीन दौड़ बन गई थी जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई, अपनी सांसों पर ध्यान देना। माया को लगा ये कैसा मजाक है, सांसें तो हम हमेशा लेते हैं। पर उसने कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाया, उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अभी और यहाँ है। न कल की चिंता, न बीते हुए पल का बोझ। वो बस थी उस पल में पूरी तरह से जिंदा। धीरे धीरे माया ने हर काम में यही तरीका अपनाया, खाते हुए, चलते हुए, बात करते हुए। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी दुनिया बदल गई। अचानक बेस्वाद खाना उसे स्वादिष्ट लगने लगा, मुरझाए से फूल भी उसे अपनी महक से बुलाने लगे, और लोगों की बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एहसास लगने लगी। उसके अंदर की बेचैनी की आग बुझ गई थी और उसकी जगह सुकून की एक ठंडी झील ने ले ली थी। वो समझ गई थी कि जिंदगी की असली खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों को पूरी तरह से जीने में है। याद रखिए, आपका वर्तमान ही आपका सबसे बड़ा तोहफा है। इसे पूरी तरह से जीकर आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। अगर माया की कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी अपनी जिंदगी की इस दौड़ को रोककर हर पल को जीना सीखना चाहते हैं, तो इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर शांति का ये रास्ता खोज सकें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में बताएं कि आज आप किस एक पल को पूरी तरह से जिएंगे। माइंडफुलनेस यानी सजगता हर पल को बिना किसी जजमेंट के पूरी जागरूकता के साथ जीने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं के तूफान में फंसने के बजाय उन्हें एक शांत दर्शक की तरह देख सकते हैं। ये हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन से लड़ने की शक्ति देती है और हमारी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि का एहसास बढ़ाती है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ जो शायद आपके सोने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। तब तक अपनी सांसों पर ध्यान देना याद रखिएगा। Hello and welcome to The Explainer. Today we're going to talk about a word that you've probably heard a million times, mindfulness. We're going to cut right through all the hype and get down to what it really is, how it actually works, and why it just might be one of the most practical skills you can possibly build. So let's just dive right in with this one number, 47%. Any guesses what that represents? That right there is the amount of time the average person's mind is not actually on what they're doing. Just let that sink in for a second. We spend nearly half of our day on a kind of autopilot, totally lost in thoughts about the past or worrying about the future. And what's wild is that research shows this constant mind wandering is a direct predictor of unhappiness. So, if living on autopilot isn't the answer, what is? Let's get a really clear, super practical definition of what it actually means to be mindful. This is pretty much the gold standard definition. It comes from Jon Kabat-Zinn, the scientist who developed the hugely influential mindfulness-based stress reduction program. And it's just so elegant and simple, right?
Let's break it down. You're paying attention on purpose, you're focused on right now, and this is the tricky part. You're doing it without judging yourself or your experience. Now this brings us to a really crucial distinction, one that trips a lot of people up. You hear mindfulness and meditation used like they're the same thing, but they're not. Think of it like this. Meditation is the gym you go to train. And mindfulness? That's the muscle of awareness you're building there, ready to use anytime in your day-to-day life. You know, when you get right down to it, the whole practice really boils down to just these two things. First, you've got awareness. That's the skill of simply noticing what's happening both inside you and all around you. And second, you have acceptance. This is the attitude you bring to whatever you notice. It's about relating to your own thoughts and feelings with some kindness instead of just beating yourself up. And look, this isn't just some nice philosophical idea. This is a biological reality. Let's look at the hard evidence, the science of how this practice can physically change the actual structure of your brain. It's a fantastic illustration of neuroplasticity in action. Your brain is not fixed. You can reshape it. Studies show that when you practice consistently, the gray matter in the amygdala, that's your brain's fight or flight alarm system, it actually shrinks. At the same time, the hippocampus, which is so important for learning and memory, it gets denser. You are literally rewiring your own brain to be less reactive and have a better memory. How cool is that? And what's so powerful here is that these brain changes aren't just happening in a vacuum. No, they translate into measurable, real-world health benefits. We're talking about everything from lower blood pressure and sleeping better to significantly reducing the chances of depression relapse. I mean, some studies show it's on par with taking antidepressants. It's a big deal. Okay, so the what and the why are pretty compelling, right? But now you might be thinking, okay, great, but how do I actually do this? I don't have time to go sit in a monastery. Well, let's see just how accessible this can be. So we can build this skill in two ways that really complement each other. You've got your formal practice, that's the gym time we talked about, setting aside a specific time to meditate. And then you've got informal practice, which is just applying that awareness to everyday moments. Formal practice builds the muscle, sure, but informal practice is the sport itself. It's where you really get to use it. Now, when it comes to that formal practice, the most important thing is to just start. Seriously, don't aim for an hour, aim for 10 minutes, but try to do it every day. You know, there's an old Zen saying, you should meditate for 20 minutes a day, unless you're too busy. Then you should sit for an hour. It's kind of funny, but the point is, consistency, especially on the days you don't feel like it, is what really builds the habit. This right here is the absolute foundation. You're simply using your breath as an anchor to the present moment. Now, the most important part of this whole thing is step 4. Your mind will wander. That is what minds do. The moment you notice it has wandered, that's a moment of mindfulness. The practice isn't about stopping your thoughts. It's about that gentle, kind, non-judgmental return to the breath, again and again and again. For your informal practice, this little tool is like a superpower. You can use it anytime you feel stressed or just totally overwhelmed. Just S-T-O-P. What it does is create a tiny space between the thing that happens to you and how you react to it. And in that little space, that's where you find your power to choose how you want to proceed instead of just reacting on that same old autopilot. And this is where the practice really comes to life. You can transform any boring task, washing the dishes, walking to your car, into a moment of presence. Instead of being lost in a daydream, you're fully there, engaged with the actual sensory experience of your life as it's happening. All right, let's get real for a second. This practice is not about achieving some perfect, blissful state where you're just floating on a cloud. It's a journey, and like any journey worth taking, it has its challenges. So when you first start to sit still and pay attention, you're probably going to run into some of these. You might feel super restless, or that voice of doubt might creep in. You might even become more aware of some physical or emotional pain. The key here is not to fight these experiences. The skillful response is to see them as the very things you're learning to be with. They are not signs you're failing, they are opportunities to practice. This quote right here, it just blows up one of the biggest myths about mindfulness. The goal is not to feel good all the time. I mean, that's impossible. The real goal is to get better at being with your experience just as it is, whether it's awesome or terrible or just kind of neutral. That's where real, true resilience comes from. So let's be super clear on this final point. This is not about stopping your thoughts or trying to empty your mind. It's about learning to see your thoughts for what they are, just thoughts. They're like clouds passing in the sky. They come and they go. You learn to just observe them without getting swept away by them, and that creates a profound shift in your relationship with your own mind. Ultimately, it all just comes down to this. The past is over,
and the future isn't here yet. The teacher, Thich Nhat Hanh, said your true home is in the here and now. It's the only moment you ever truly have. So the real question we're left with is how would you choose to live in it?